ऐसा कोई लेसन हो जो आपने अपने पेशेंट से सीखा? एक फैमिलीज जो हमें क्लियर बोलती हैं कि पेशेंट को बताना है सर, बट समहाउ फैमिलीज की पेशेंट को बताना ही नहीं है कि इनको बता दिया तो अभी ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। व्हाट इज अ गुड डे? मेडिकली मैं अगर बोलूँ, हम उसको पेनलेस, एयर हंगर, रेस्टलेसनेस। क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे कि कैसे उन्हें? कैंसर का ट्रीटमेंट उनको हर तरीके से तोड़ता है, पेशेंट एंड फैमिली दोनों को, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। Hello, Namaste. My name is Karima Kaushal and today we're here to talk about cancer awareness. And we have with us Dr. Abhishek Sharma. Thank you so much for being here. Welcome. थैंक यू। So the first question that I would like to ask you is, it's a very difficult subject, but also a very important one to discuss is end of life care. So, these are the conversations every family needs to have. Why are these conversations so important and why are they so difficult? So, when you look at a story of cancer patient, especially in a stage 4 patient, and most are patient presented in the stage 4. मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो almost 70-80% पेशेंट स्टेज 4 में आते हैं. So any which way, with all kind of treatment, they didn't have their whole life. So एक part आता है, initial part, that was कि we are controlling the disease. After that, the part where we declare patient is the best supportive care कि अब आपको कैंसर ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा. एंड लास्ट इन अ फ्यू डेज यू कैन से दैट वी कैन से एंड ऑफ लाइफ केयर, कि जब हमें पता है कि अब हम पेशेंट को किसी भी तरीके से बचा नहीं सकते. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हेन योर पेशेंट इज़ पेन, व्हेन योर पेशेंट इज इमोशनली outburst, you can say that. When your patient is not able to walk, not able to talk. So this is the important part to us also, as well as family also. At that time, he needs a very support, he or she definitely needs a perfect support with their loved ones. Because हम कई बार देखते हैं कि at the end of life our patients, especially cancer patient, so definitely हमें patient से पहले discussion करना है. Like we discuss with our patients what your goal basically. You want to do something, you want to travel something, you want to. So somehow some patient tell to us कि I wanna sing this, I wanna join something like that. So one concept you can say that is hospice, that right now is India is growing on. So these providing the kind of supportive care to the patients. So definitely at the end of life, definitely we have to discuss patient priorly when we are providing this best supportive care. You can say that कि what's your goal for the next time, and to family also, and to educate the first family कि how should you deal in this patient with your last time. At least केयर गिवर्स साथ हों, नर्सिंग केयर उनके पास हो, मेडिकल केयर उनके पास हो, एंड डेफिनेटली द रिक्वायर्ड मेडिसिन जो चाहिए वो उनके पास होने चाहिए टू रिड्यूस देयर पेन, देयर एयर हंगर्स एंड देयर रेस्टलेसनेस. क्या चीज़ आप ऐसी एंड ऑफ लाइफ जिनका होने वाला है, उनके जो केयर गिवर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आप क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे कि कैसे उन्हें? पेशेंट को कई बार लास्ट में, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट उनको हर तरीके से तोड़ता है, पेशेंट एंड फैमिली दोनों को, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली. जब भी पेशेंट हमें बेस्ट सपोर्टिव केयर डिक्लेयर कर रहे हैं तो फैमिली को अपने पेशेंट के लिए और अपने एक गोल डिसाइड करने होंगे. बिकॉज एक कंसेप्ट है कि नो वन इज़ इमोर्टल. सो फैमिली को अपने लिए और उस मरीज़ के लिए कुछ ना कुछ गोल बनाने होंगे, या एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसके आसपास क्रिएट करना होगा. बिकॉज हम देखते हैं मैनी टाइम फैमिली जस्ट क्राई, देयर वाइफ, देयर चिल्ड्रंस, अगर वो उनके अराउंड हैं, उनके हस्बैंड उनके अराउंड है, मोस्ट ऑफ अस आर की जस्ट वी आर क्राइंग एट द इन फ्रंट ऑफ पेशेंट. तो डेफिनेटली वो पार्ट हमें अवॉइड करना है, बिकॉज द क्राइंग ऑफ लव्ड वंस डेफिनेटली पेशेंट को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है. टू अवॉइड द क्राइंग एट द इन फ्रंट ऑफ हिम. एंड समहाउ some social people came to meet the patient and they always negative by their comments. कैंसर था, ये तो जाना ही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाय हाय, मतलब काइंड ऑफ विक्टिम्स दे आर इन द एंड ऑफ लाइफ कि ये क्या हो गया. लाइक अ हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स, when they recurrence in the, especially in the oral cavity, they create a wound, and sometimes pus discharge, blood discharge, and sometimes if अच्छे से केयर नहीं किया तो वहाँ पे मैगट्स भी आ जाते हैं उनके, यानी कीड़े पड़ते हैं. तो उस मोमेंट पे द पेशेंट, कैंसर पेशेंट जो ट्रीट किए जाते हैं, स्पेशली फैमिली और इस वजह जो नेबरहुड, जो उनके आसपास लोग हैं, उनके द्वारा
they are kind of victims. Somehow some are cursing them with this कि इनके कर्म ही ऐसे थे. So these kind of word definitely should be avoided in patients. Last moment we should try to keep patient happy. सिंपल सा रूल है कि मरीज से बात करते रहना है. अच्छी मेमोरीज के बारे में सोचिए, Correct. क्या क्या अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया है उस उन मेमोरीज में जाए, वो बेटर रहेगा. तो एक ये टर्म सुना है हमने कि गुड डेथ. डेथ कोई नहीं चाहता, बट एक मेडिकली मैं अगर बोलूँ, हम उसको पेनलेस, जैसे लास्ट मोमेंट ऑफ द पेशेंट व्हेन कैंसर पेशेंट डाइज इज ड्यू टू सम टाइम पेन, ब्लीडिंग, एयर हंगर, रेस्टलेसनेस इन द एंड ऑफ लाइफ केयर. तो ड्यू टू सम मेडिकेशन, ड्यू टू हेल्प ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ड्यू टू हेल्प ऑफ नर्सिंग केयर, इस पार्ट को हम बिल्कुल मिनिमम कर सकते हैं. सो इट शुड बी लाइक दैट कि पेशेंट पेन या एयर हंगर या रेस्टलेसनेस इन द एंड लास्ट मोमेंट नहीं होना चाहिए. तो यू कैन हेल्प विद इन मेडिसिन एंड केयर. हाउ डू यू थिंक फैमिलीज कोप विद गिल्ट? आज भी मुझे लगता है सोसाइटी में एक स्टिग्मा है. मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट्स आते हैं जो अपनी बीमारी को छुपा रहे होते हैं. तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं कि सर हमारे घर या गांव में ये कहेंगे कि ये तो अच्छे काम करता ही नहीं था, इसको तो ये होना ही था. तो ऐसा कैंसर का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है. कैंसर सिंपल सी एक डिजीज़ है. डेफिनेटली साइंस इवॉल्व कर रही है, क्योर रेट्स बढ़ चुके हैं पहले से कहीं ज़्यादा, बट ये हमारे शरीर की एक डिजीज़ है जो कोई भी एडिक्शन, जीन म्यूटेशंस किसी भी कारण से होती है पेशेंट्स को, जिसमें उस पेशेंट के कर्म और उनका कोई रोल नहीं है. एंड सो दिस काइंड ऑफ वर्ड मैं अपने पेशेंट से सुनता हूँ कि हमें इसलिए कुछ बताना नहीं है, हमें छुप के ट्रीटमेंट कराना है. ये स्टिग्मा डेफिनेटली टूटना चाहिए. मतलब कैंसर पेशेंट या तो विक्टिम होते हैं या कोई उन्हें समझता है कि वो गुनहगार हैं. एंड आफ्टर दैट फैमिलीज़ का जो रिएक्शंस कई बार रहते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमें पहले दिखा देना चाहिए था, ये गांठ तो उनको 6 महीने से थी. तो डेफिनेटली ये लापरवाही है बिकॉज अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि वो यही नहीं समझ पाते कि ये गांठ जो है, जो पहले नहीं थी या अभी आई है, उसे किस समय पे जाके हमें दिखाना है. और सम टाइम वो जंप करते रहते हैं हमारे यहाँ पे, एक मेडिकल से दूसरे मेडिकल, कोई मेडिसिन ले ली, इस तरह से करते करते अपनी बीमारी, और लास्ट में वो गिल्ट उनको देखने को मिलता है फैमिली को कि ये हमें पहले डायग्नोस हो जाते तो हम जल्दी स्टेज में आ जाते. तो ये चीज़ें देखने मिलती है. इसके लिए हमें प्रॉपर एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि पेशेंट्स को ये पता रहे कि कौन से लक्षण कैंसरस हो सकते हैं. ऐसा कोई लेसन हो जो आपने अपने पेशेंट से सीखा? डेफिनेटली मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनसे हम 2 तरह के पेशेंट्स मेनली आते हैं. फैमिलीज़, एक फैमिली जो हमें क्लियर बोलती हैं कि पेशेंट को बताना है सर मेरा पेशेंट है, वो अच्छे से चीज़ों को सहन कर लेगा. तो हम जब बताते हैं कि भाई आपको स्टेज 4 कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो सम फैमिलीज, सम पेशेंट कहते हैं ठीक है सर, आई एम हैप्पी राइट नाउ, आई एम 66, माई पूरी फैमिली, मेरे बच्चे दोनों सेटल हैं, मैंने को जो करना था कर लिया, अब ये बताओ मुझे कितने महीने बचे हैं. तो ये क्वेश्चन तो हमारे लिए टफ होता है, पर ठीक है हम बोलते हैं भाई एज़ पर जितना एविडेंस है हम एक मीडियन सर्वाइवल बताते हैं पेशेंट को, भाई 1 ईयर एक्सप्रेस कर सकते हो. तो जो पेशेंट पहले से ही पॉजिटिव होते हैं, एट द एंड ऑफ लाइफ उनकी जो लाइफ है एंड जो आप कह सकते हो जो परेशानी वाले जो दिन हैं वो कम होते हैं. बट समहाउ फैमिलीज़ की पेशेंट को बताना ही नहीं है कि इनको बता दिया तो अभी ये डिप्रेशन में चले जाएंगे. सो जिन पेशेंट को ढंग से इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती उनकी बीमारी की रिगार्डिंग, जिनकी फैमिलीज़ उनसे चीज़ों को छुपा के रखती हैं कि आपको ये बीमारी है, और एट द लास्ट जब पेशेंट सेकंड थर्ड लाइन के बाद बिल्कुल ही सिक होके कि भाई अब एंड ऑफ लाइफ में है, तब उनको ये पता लगता है कि मुझे कैंसर है. तो दैट टाइम वो बहुत रेस्टलेस होता है. सो ये डिपेंड करता है. करेक्ट. सो फैमिलीज सम टाइम पेशेंट से डिस्कस नहीं करती हैं ये सोच के कि अभी से बता दिया तो कुछ हो जाएगा. बट यस, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए डॉक्टर की तरफ से, एज वेल एज उनकी फैमिली को ये मैसेज क्लियर होना चाहिए, इवन पेशेंट के लिए भी, क्योंकि पेशेंट वो एक इंडिविजुअल है, डिसीजन उसके खुद के होंगे. बट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सारे डिसीजन उसके फैमिली वाले, बच्चे, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो ले रहे होते हैं. पेशेंट्स के डिसीजन जनरली नहीं पूछे जाते हैं. फैमिली डिसाइड कर लेती हैं कि नहीं ऑपरेशन नहीं कराना, तो पेशेंट कुछ नहीं बोलते, बस कोई नहीं कराना ऑपरेशन. फैमिली डिसाइड कर लेती है कीमोथेरेपी नहीं करानी, मतलब नहीं करानी. ना उन्हें साइंस पता है, बस उन्हें ये पता है कि आस पड़ोस में जो 2 एग्जाम्पल उन्होंने देखे कि रेडिएशन लगने के बाद स्किन काली हुई, छाले हुए एंड पेशेंट नहीं रहा, तो हम भी नहीं कराएंगे. तो इसके चलते हुए कई बार पेशेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं. तो ये चीज़ें सिर्फ अवेयरनेस से आएंगी.
बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ जाता है फैमिलीज के ऊपर। यस डेफिनेटली ये एक बड़ा पार्ट है हमारे इंडिया में आज भी। अगर मैं इम्यूनोथेरेपी की बात करूं जो एक अच्छा ट्रीटमेंट है, और भी कई अच्छे ट्रीटमेंट आ चुके हैं, टारगेट थेरेपी, एडीसीज, डेफिनेटली इनकी कॉस्ट इन लैक्स है पर मंथ, पर साइकिल। एंड मेरी प्रैक्टिस एज वेल एज और भी आप क्लिनिशियंस से या डॉक्टर्स से डिस्कस करेंगे, हार्डली 1 to 2% ऑफ एलिजिबल पेशेंट हैं जो इम्यूनोथेरेपी ले पाते हैं। इवन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का एक एविडेंस भी है इस पर कि कितने एलिजिबल पेशेंट थे और हम कितने पेशेंट्स को दे पाए। सो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो इम्यूनोथेरेपी तक ले पाते हैं। तो इसका वन एंड ओनली रीज़न है फाइनेंशियल टॉक्सिटीज़। बिकॉज जब आप पर कैपिटा इनकम पे डिस्कस करेंगे या देखेंगे तो मोस्ट ऑफ आर ओपीडीज़ में जो पेशेंट होते हैं दे आर ओनली अफोर्डेबल टू इन फ्यू केस कि 10K 15K, तो समटाइम दे आर अफोर्ड इवन not for that although. So right now immunotherapy, when you look for a multinational companies, they are in lakh, per cycle cost is lakh, but due to some patient assistance programs, for a total 1 year cost is came out around in 70-80,000. Some Chinese immunotherapy that's adopted by the Indian companies, they are doing also good, but right now their cost is still in 50,000, 60,000, 70,000 per month for there. And some generic immunotherapy also available. Even some center of our centers, जैसे Tata and other big center, Vellore, Adyar and all, they develop low dose immunotherapy also. So right now financial support you can say that is provided by the government scheme. मैं राजस्थान की बात करूँ, जब मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड्स में था, जब मैं ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग कर रहा था तो यहाँ पे किसी प्रकार की स्कीम नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री निःशुल्क इलाज योजना सब स्टार्ट हुए एंड चिरंजीवी माँ योजना, ये सब के बाद आप देख रहे हैं कि पेशेंट एटलीस्ट अपने घर से बाहर तो आते हैं। वरना व्हेन यू लुक एट अ ग्रामीण परिवेश, वहाँ पे पेशेंट को लगता है कि ये कैंसर है तो वो ट्रीटमेंट ही नहीं कराते कि बचना तो है नहीं और जो है वो पैसे और ख़त्म हो जाएंगे। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट, ऑल अक्रॉस द इंडिया प्रोवाइडेड दिस काइंड ऑफ हेल्थ स्कीम टू द पेशेंट। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। एटलीस्ट पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल्स एंड समाउ उनमें से कम 2 से 5% केसेस ऐसे हैं जो स्टेज 4 में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल स्कीम, एंड एटलीस्ट पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास आ जाते हैं कि एटलीस्ट काइंड ऑफ सर्जरी, काइंड ऑफ रेडिएशन, कीमोथेरेपी, ये सारा का सारा फ्री अवेलेबल है इन गवर्नमेंट स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम। सो डेफिनेटली इस वजह से क्योर रेट्स बढ़े हैं। तो ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आपकी हो? कई बार हम क्या होता है कि कैंसर में होप छोड़ देते हैं कि भाई अब ये कैंसर हो गया, कुछ नहीं है। मेरे पास ऐसे ही एक 20 से 22 साल के बच्चे आए और जो उन्होंने पहले ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्होंने फर्स्ट साइकिल कीमोथेरेपी या 2-3 फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी ली। उनको एक मसल का कैंसर था जिसको हम सार्कोमा बोलते हैं। उन्होंने फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी ली, आधा अधूरा ट्रीटमेंट लिया क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो एक बच्चा, यंग एडल्ट आप कह सकते हैं, 22 साल के थे वो, तो वो ट्रीटमेंट आधा छोड़ दिया। फिर आधा ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद डिजीज़ वापस से रिकरेंस हो गई एंड इट्स केम स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी इन हिज लंग्स, बोन एंड ऑल। सो व्हेन देयर फैमिली केम टू मी कि सर क्या हो सकता है, तो आई एक्सप्लेन कि दिस इज़ अ स्टेज 4, दिस इंटेंट इज़ पैलिएटिव एंड वी आर नॉट गोइंग टू क्योर, जस्ट वी आर गोइंग टू कंट्रोल हिज डिजीज़। सो दे आर काइंड कि नहीं हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, बस ठीक है, हमारा पैसा भी जाएगा। और प्रॉब्लम इज़ दैट समटाइम फैमिली में 1 या 2 ही अर्न करने वाले पेशेंट होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ रहेंगे हॉस्पिटल में सारे टाइम तो घर पे पैसा कमाने कौन जाएगा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि केयर गिवर सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं होती है। बट आखिर 2 या 3 महीने बाद वापस से वो आया बेड रिडन कंडीशन में। इवन आई लूज़ होप कि भाई अब तो क्या ही करेंगे, बट आई स्टार्टेड विद सम कि फैमिली बोली आप तो जो करना है कर दीजिए। I started with some low dose chemotherapy और kind of weekly chemotherapy, and after 1 month जो वो स्ट्रेचर पे था he started to sit down, and after 6 months of therapy his PET scan showing is complete response, and that boy right now is 2 year survivor of stage 4 disease. Wow. So that's why हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि ये सोच के ट्रीटमेंट नहीं बंद करना कि कैंसर है बचेंगे ही नहीं। मिराकल कहीं भी हो सकता है। हम स्टेज 4 पेशेंट की भी बात करें तो आप जब ट्रायल्स को देखते हो तो उनमें भी आपके पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि बैड से बैड डिजीज़ के अंदर भी
अपना सर्वाइवल 5 ईयर 10 ईयर ऐसे कर रहे होते हैं. That's amazing. That's so good to know. Lovely. Dr. Abhishek, any last words that you would like to share with the audience? क्या कहना चाहेंगे उन्हें? सो डेफिनेटली कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है. कैंसर एक बीमारी है डेफिनेटली, और ये बीमारी एक जानलेवा बीमारी में मानी जाती है, बट ये ज़रूरी नहीं है. बिकॉज जब आप अर्ली स्टेज में अगर आते हैं तो अर्ली स्टेज में आने के लिए सिंपल सा है कि भाई शरीर में ऐसा कोई लक्षण जो पहले नहीं था अब आ रहा है और लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, डेफिनेटली आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. डॉक्टर को दिखाने में कभी भी देरी ना करें. सिंपल सा कंसेप्ट बनाएं. कोई भी दिक्कत तकलीफ लग रही है शरीर में, डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें. Thank you so much, Dr. Abhishek. That's all for today. Be safe. Thank you.